नमस्ते। मेरा नाम है सिद्धांत, द ललन टॉप के स्पेशल वीकली सेक्शन अर्थात में साथ में फ्रेम में है हमारे अंशुमान तिवारी और हम आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। अर्थात में हम लोग बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। रुपया पैसा, राजनीति और कैंपेन और तमाम चीजों के बारे में घूम फिर कर बातचीत करते हैं। कोरोना काल चल रहा है तो लंबे समय तक हम लोगों ने कोरोना, लॉकडाउन और इकोनॉमी पे जो इम्पैक्ट है उस पर बातचीत की। अच्छा अंशुमन जी, पहले तो आगे बढ़ने के पहले पिछले वाले अंक पर बात कर लें हम लोग कि जो पूरी आत्मनिर्भरता का एक कैंपेन चल रहा है और आत्मनिर्भरता निर्भरता कैंपेन के जो बहुत सारे अनुवाद हो रहे हैं कि इस कैंपेन का मतलब ये है कि अपना ऐप इंस्टॉल कर दो तो वो चाइनीज झालर बत्ती मत खरीदो। लेकिन उस सब के बरक्स, उस सब के समानांतर कहीं ना कहीं एक चल रहा है कि जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं जो वर्क फ्रॉम होम में और लॉकडाउन में बहुत ज्यादा काबिल साबित हुए, बहुत ज्यादा काम के साबित हुए, तो उनमें चाइनीज फंडिंग थी और ये हम लोगों ने पिछले अंक में बात की। जी। लेकिन उस पर बहुत सारे लोग ये कह रहे थे और अंशुमान जी हम लोग को चाहिए कि इसको साफ करें कि हम लोग किसी ऐप को या किसी सर्विस को डिसकंटिन्यू या अनइंस्टॉल करने की बात नहीं कर रहे थे, इसकी इसकी वकालत नहीं कर रहे थे, बस तथ्य रख रहे थे सामने। स्वाभाविक सी बात है। और जिन लोगों ने ये पूरा पहले तो अर्थात के उस अंक पे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रश्न पूछे और काफी प्रतिक्रियाएं उस पर आई। और हमें अपेक्षा थी कि जानकारियां लोगों के पास नहीं होंगी जो हम जानकारी देना चाहते हैं। और मैं उसका के लिए आभारी भी हूँ। ललन टॉप की टीम भी आभारी है कि लोगों ने उसको हर तरह से समझा और समझने की कोशिश की। और जिन लोगों ने वो पूरा एपिसोड सिद्धांत देखा है उन्हें पता होगा कि हमने ये कहा कि पूंजी लाना कोई कोई में कोई समस्या नहीं है। पूंजी का कोई रंग नहीं होता। पूंजी आनी ही चाहिए आपके देश में क्योंकि आपको उसकी जरूरत है। चुनौती ये है कि हम जो पाखंड करते हैं, हम जो विरोध का पाखंड करते हैं उससे बाहर निकलने की आवश्यकता है। जब हमें ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी का हिस्सा है तो पूंजी का, तकनीक का, इनका सबका प्रवाह ही हमारी शक्ति और हमारे विकास का आधार होने वाला है। तो किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल कर देने से कोई से समस्या का समाधान नहीं हो जाएगा, ना किसी चीज का निर्यात रोक देने से समस्या का समाधान हो जाएगा। हम अभी किसी भी चीज का निर्यात नहीं रोक सकते, आयात नहीं रोक सकते और ना ऐप को अनइंस्टॉल कर सकते हैं। हम सिर्फ नीतिगत स्पष्टता चाहते हैं। हमें चाहते हैं कि किसी तरीके का प्रपंच ना हो, किसी तरीके का पाखंड ना हो। वास्तविकताओं से के साथ भारत अपनी अर्थव्यवस्था की ताकत का सही इस्तेमाल कर सके। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं पत्रिका के अंक पर। इंडिया टुडे हिंदी में इस बार हम क्या पढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? इस बार का अंक बॉम्बे पे केंद्रित है, खासतौर पर महाराष्ट्र पे, क्योंकि हम जैसे जैसे कोविड से के लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं हमें दिखाई दे रहा है कि कोविड के संक्रमण के मामले महानगरों में, देश के बड़े महानगरों में केंद्रित हो रहे हैं, जिसमें मुंबई और दिल्ली और चेन्नई है। सो मुंबई की चुनौतियां काफी गहरी हैं। एक कंजेस्टेड शहर है, स्वास्थ्य संबंधी, प्रशासन संबंधी कई सारी तरीके की चुनौतियां हैं। तो हमने इस बार जाकर उस जो इंडिया का जो ग्राउंड जीरो है उसके अंदर जाकर हमने ये समझने की कोशिश की है कि वहां चुनौतियां क्या हैं अंदर, क्यों वहां संक्रमण इतना गहरा और इतना बड़ा है, और कैसे मुंबई कोविड के खिलाफ पूरी लड़ाई में भारत के लिए एक मजबूत एक पहेली बनकर उभर रहा है। हम्म, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं सर, पर्दे के पीछे हमारा इस बार का अर्थात। अच्छा, इस बार का अर्थात का जो अंक है, हम मुझे पढ़ते पढ़ते ध्यान आया कि मार्केट में जिस मोनोपोली की हम बात करने जा रहे हैं इस बार, उसको हमने पिछले भी कई अंकों में एड्रेस किया है और बहुत प्रमुखता से एड्रेस किया है। हाँ, फिर आपकी बात आते हैं अर्थात पर्दे के पीछे। हम इस पर चर्चा इसलिए करना चाह रहे थे कि जब हम कोविड से बाहर निकल रहे हैं तो हमारी जरूरत यह है कि हम कोविड के पार जो भारत की आर्थिक दुनिया होने वाली है, भारत का बाजार होने वाला है, उसे करीब से देखने और समझने की कोशिश करें। और हमेशा मंदी जो है वो सरकारों के लिए अगर सुधार का अवसर होती है तो कंपनियों के लिए एकाधिकार का अवसर होती है। हमेशा मंदी के इतिहास से बताते हैं कि मंदी में प्रतिस्पर्धा सबसे ज्यादा नुकसान में रहती है, प्रतिस्पर्धा खेत रहती है, और उसका लाभ हमेशा कुछ बड़ी कंपनियां उठाती हैं। तो इस समय हम जिस दुविधा में खड़े हैं और जैसी खबरें हमारे आसपास तैर रही हैं सिद्धांत, वो हमें कोविड के बाद के बाजार की एक ऐसी अनोखी परिस्थिति दिखा रही है। जैसे कि मान लीजिए कोई
किसी पर्सन को आज से 2025 का सपना आए तो उसे शायद 2025 में के बारे में कल्पना करे तो हमें लगेगा कि भारत में शायद केवल एक या दो मोबाइल कंपनियां होंगी, एक या हाँ। दो एयरलाइंस होंगी, बेबी फूड बनाने वाली एक कंपनी बचेगी, 4-5 म्यूचुअल फंड बचेंगे, पेट्रोलियम सेक्टर में 2-3 कंपनियां होंगी। हम इस दिशा का इसकी जमीन, इस तरीके की भूमिका आज कोविड के बाद की मंदी के दौर में बनने लगी है। जिस समय हम कोविड से लड़ रहे थे, भारत में स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं प्रखर थी। उस दौरान भारतीय बाजार में एक बड़ा बदलाव हुआ। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्क कंपनी, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा शॉर्ट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है यानी फेसबुक और व्हाट्सएप, उन्होंने भारतीय टेलीकॉम बाजार की की सबसे बड़ी कंपनी है कमाई के आधार पर जियो, उसके साथ हाथ मिलाया। फिनटेक ई कॉमर्स में इंडिया में एक मोनोपोली, एक एकाधिकार तैयार हो गया। हमें याद रखना होगा कि जब रिलायंस ने फ्री बेसिक लॉन्च किया था जियो ने फेसबुक के साथ 2011-12 की बात है शायद वो। 4-5 साल पहले, तब भारत में नेट न्यूट्रलिटी को लेकर लंबी बहस शुरू हुई थी। सवाल उठाए गए थे कि क्या इंटरनेट के बाजार पर एक ही कंपनी का एकाधिकार हो जाएगा। आज जब भारतीय बाजार में इतना बड़ा गठजोड़ हुआ तो कोई भी नियामक इस पर प्रश्न उठाने को तैयार नहीं हुआ। दुनिया के किसी भी मुक्त बाजार में अगर ऐसे गठजोड़ होते जहां लीडर कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में जो लीड करने वाली कंपनियां हैं और बाजार की लीडर कंपनियां एक साथ मिलती हैं तो बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए चुनौती बनती है। तो ये उस एक चीज का संकेत है सिद्धांत, जो हमें क्रमशः कोविड के बाद भारतीय बाजार में बढ़ती दिखाई देगी। यानी भारतीय बाजार, जिसमें कई क्षेत्रों में पहले ही प्रतिस्पर्धा की गहरी चुनौतियां हैं, बहुत सीमित प्रतिस्पर्धा है, जिन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा बची भी है, ये मंदी, कोविड के बाद की मंदी, यानी शून्य की विकास दर, यानी निगेटिव की विकास दर, यानी बैंकों के कर चुकाने में चूकने वाली कंपनियां, ये भारतीय बाजार में जो प्रतिस्पर्धा का पूरा माहौल है उस पर भारी पड़ेगी। तो इसलिए आत्मनिर्भरता का जो नारा हम देख रहे हैं, आत्मनिर्भरता का जो अभियान हम देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है पर्दे के पीछे कुछ और ही चल रहा है। पर्दे के पीछे एकाधिकार की योजनाएं चल रही हैं, पर्दे के पीछे बाजार में अपने आप को बड़ा बनाने के अमेज़न भारतीय एयरटेल में इन्वेस्ट कर रहा है, तो गूगल वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्ट कर रहा है। ये सारी चर्चाएं हैं ये सारी चर्चाएं हमारे सामने है कि अमेज़न भारतीय एयरटेल के साथ शायद किसी करार में जाए और इक्विटी खरीदे। बीच में हमने सुना कि गूगल वोडाफोन में इन्वेस्ट करेगा। तो ये जो परिदृश्य है, ये सारा परिदृश्य फेसबुक, जियो, अमेज़न, एयरटेल या गूगल, वोडाफोन ये होते हैं कि नहीं होते हमें पता नहीं, लेकिन ये परिदृश्य हमें भारतीय बाजार की प्रतिस्पर्धा को लेकर चिंतित भी करता है और परेशान भी करता है। हाँ। अच्छा, यानी पूरा बाजार, जो मैं समझ पा रहा हूं, पूरा बाजार मतलब टेलीकॉम कंपनियों, जब हम एजीआर ड्यूज की बात कर रहे थे और जिस तरह से उसको लेकर पूरा झंझट शुरू हुआ था कि लग रहा था कि एक ही मोबाइल कंपनी बचेगी, सारा कुछ कोलैप्स कर जाएगा, वहां से लेकर चलिए तो अब पोस्ट कोविड या पोस्ट लॉकडाउन इंडिया में और बेबी फूड्स और रोजमर्रा की जरूरतों में सारी 2-3 कंपनियां बच रही हैं। कहां जा रहा है बाजार? कोविड से पहले भी भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का हाल कोई बहुत अच्छा नहीं था और ये 2010-11 के बाद, 2011-12 के बाद जब भारतीय अर्थव्यवस्था में ढलान आनी शुरू हुई, कंपनियों पर कर्ज का दबाव बढ़ना शुरू हुआ, तब हमने 2013-14 के बाद से 2016-17 के बीच में बाजार में बहुत बड़े अधिग्रहण देखे और उसकी एक लंबी सीरीज है कि कितनी कंपनियों का टेक ओवर हुआ। उसमें फार्मास्यूटिकल में टेक ओवर हुए, उसमें एविएशन में टेक ओवर हुए, उसमें रियल एस्टेट में टेक ओवर हुए, उसमें ई कॉमर्स में टेक ओवर हुए। भारतीय बाजार इस प्रतिस्पर्धा के मामले में उतना भाग्यशाली या सौभाग्यशाली नहीं है। हमारे लिए समझना जरूरी है कि दुनिया के किसी भी बाजार में अगर किसी कंपनी के पास 15% हिस्सा भी हो ना पूरे बाजार का, तो उसे मार्केट का लीडर मान लिया जाता है, सिर्फ 15% हिस्से पर। भारत में कंपनियों के पास 50 से 60% हिस्से तक है मार्केट में, 60% 70% हिस्से तक है मार्केट में। यानी हम ऑलरेडी मार्केट में एक कंपनी के पास 50-60% हिस्सा है, वो एक बड़ी ताकत के साथ इस बाजार की सप्लाई को, इसके प्राइसेस को, इसकी सर्विसेज को कंट्रोल करती है। हमें समझना जरूरी है कि क्यों कोविड के बाद का माहौल भारत की बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए खतरनाक है, क्यों भारतीय बाजार में देशी या विदेशी कंपनियों के एकाधिकार उभर सकते हैं। इसे समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थिति कोविड से पहले क्या थी। अब जैसा पेट्रोलियम लीजिए, पेट्रोलियम, पावर प्रोडक्शन, गैस, रेलवे, यहाँ पर सरकारी कंपनियों का एकाधिकार है। कोयले में सरकारी कंपनी का एकाधिकार है, रेलवे पूरी तरह पब्लिक सेक्टर है, पेट्रोल में
तीन जो बड़ी कंपनियां हैं पेट्रोलियम डिस्ट्रीब्यूशन में, उनकी मोनोपोली है। गैस में सरकारी कंपनियों की मोनोपोली है। टेलीकॉम बाजार जहां कभी 2005-6 के बाद 2009-10 तक काफी प्रतिस्पर्धा थी, हर सर्किल में 3-3 4-4 कंपनियां थी। हमने देखा कि टेलीकॉम बाजार में आज गिनी चुनी 3 कंपनियां बची हैं, जो कि सिमट कर शायद 2 के बीच में रह जाएंगी। इसके बाद एविएशन बाजार पर आते हैं। एविएशन बाजार में कहीं किसी जमाने में भारत में कितनी प्रतिस्पर्धा थी, और जेट एयरवेज के बंद होने के बाद अब आपको दिखाई देता है कि भारतीय बाजार केवल 2 कंपनियों के हाथ में सिमट गया है। कुछ छोटी छोटी कंपनियां हैं जो छोटे रूट्स के ऊपर हैं, पर बड़े पैमाने पर 2 कंपनियों के पास बड़ा बाजार है, जिसमें एक कंपनी के पास बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा है। और एयर इंडिया कब तक इस बाजार में सर्वाइव करेगी हमें पता नहीं। और एयर इंडिया के बिकने या बंद होने के बाद इस बाजार में मूलतः एक कार्टेल हो जाएगा या एक कंपनी की मोनोपोली हो जाएगी। पर यहां तक बात ये बड़ी चीजों की बात है। अगर आप अपने आसपास करीब से देखें सिद्धांत, तो हमको दिखाई देगा मक्खन, पेंट्स, एडहेसिव, चॉकलेट, नूडल्स, मोबाइल हैंडसेट, टैक्सी सर्विसेज, ई कॉमर्स, प्लास्टिक रॉ मटेरियल, टू व्हीलर, ट्रक, कुरियर सर्विसेज। ऐसी सर्विसेज में भारत में 1 या 2 कंपनियों का, ज्यादा से ज्यादा 2 या 2 कंपनियों का, अधिकतम 1 कंपनियों का के पास बाजार का निर्णायक हिस्सा है, या 2 कंपनियों के 3 कंपनियों के कार्टेल हैं। एक चीज और इसमें ध्यान देने वाली है कि 2016 के बाद भारतीय बाजार में बड़े पैमाने पर कर्ज के कारण कंपनियों ने अपने कामकाज बंद किए। उनके ऊपर कर्ज का दबाव था, कंपनियां आईबीसी में गईं, उन्होंने अपनी गतिविधियां सीमित की। इसका लाभ भी बाजार में जो बड़ी कंपनियां थी उन्हें मिला, और उनके बाजार हिस्से बड़े हो गए। जो कंपनियां बाजार में स्थापित नहीं रह पाई, उनका अधिग्रहण हुआ। जैसे हमने देखा कि वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का टेक ओवर किया, या कंपनियां जिनके पास कर्ज चुकाने की क्षमता नहीं थी, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी दूसरी कंपनियों को बेच दी, और दूसरी कंपनियों ने उनमें हिस्सा ले लिया। इसके बाद जो डिजिटल सर्विसेज है, जो हमारी न्यू इकोनॉमी है, जिसमें हम सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसे फिनटेक देख लीजिए। फिनटेक मतलब हम जो मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल करते हैं, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, उस बाजार में आमतौर पर एकाधिकार है 1-2 कंपनियों का। सोशल मीडिया, सर्च इंजन, शॉर्ट मैसेजिंग, ये सारे के सारे सेक्टर्स में भारत में प्रतिस्पर्धा वैसे भी सीमित है। और जब प्रतिस्पर्धा सीमित होती है तो 2 चीजें होती हैं। एक तो ये कि बाजार में जिन कंपनियों के पास प्रतिस्पर्धा होती है वो बाजार में प्राइस कंट्रोल करती हैं, और बाजार में कीमतों को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है। जो बड़ी कंपनी होगी वो अपने हिसाब से बाजार में कीमतों का फ्रेम तय करेगी, और छोटी कंपनियों को उस हिसाब से उसे फॉलो करना पड़ता है, तो करना पड़ेगा। तो हम लगातार ये देखते हैं कि जैसे जियो आई, और जियो ने बाजार में प्राइस कंपटीशन दिया, और फिर प्राइस का स्ट्रक्चर तय करना शुरू कर दिया। उसके बाद बाकी कंपनियों ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। दूसरी चीज ये कि वो प्रतिस्पर्धा हमेशा बाजार में नई कंपनियों को आने से रोकती है, क्योंकि बैरियर इतना ऊंचा हो चुका होता है, कंपनी का बाजार हिस्सा इतना बड़ा हो चुका होता है कि कोई छोटी कंपनी या कोई दूसरी कंपनी उस बाजार में निवेश करके बाजार हिस्सा पाकर एक बेहतर मार्जिन हासिल करने की हिम्मत नहीं कर पाती। हम यहां खड़े हुए थे सिद्धांत, जब हमें कोविड ने हिट किया, जब हमारे यहाँ कोरोना का प्रकोप शुरू हुआ। यह परिस्थिति थी फरवरी के अंत तक। अब फरवरी के बाद जो परिस्थिति दिखाई देगी, जब ये लॉकडाउन खत्म होगा जून के अंत में या जुलाई तक, तो क्या होने वाला है? पहली चीज तो ये होने वाली है कि मंदी के कारण और कर्ज के कारण कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कंपनियां बंद होंगी। ये स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। सरकार भी मान रही है, बैंक्स भी मान रहे हैं, जो हमारे पास अनाउंसमेंट्स आ रहे हैं, जिस तरीके की सूचनाएं आ रही हैं, उस हिसाब से कई सेक्टर्स में कंपनियां बंद होंगी, या वे अपना कामकाज सीमित कर लेंगी, उनका विस्तार बड़े पैमाने पर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन सेक्टर्स में वो कंपनियां जिनके पास अच्छा कैश रिजर्व है, जिनके पास अच्छा कैश सरप्लस है, या जिनके पास बेहतर साख है बाजार से कर्ज लेने की, वे कंपनियां आगे आएंगी। अब जैसे इसमें हम उदाहरण के लिए देखें एविएशन, मुझे नहीं लगता कि एविएशन सेक्टर जब भी खुलेगा तो एविएशन सेक्टर में जो बची खुची 1-2 कंपनियां हैं वो सरवाइव कर पाएंगी इस 3 महीने के लॉकडाउन का, क्योंकि उनको हैवी नुकसान हो चुका होगा। पूरी दुनिया के एविएशन सेक्टर में कंपनियां बड़े पैमाने पर बंद हुई हैं, जॉब्स में छटनी हुई है। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनियां, जो नीचे के लेवल पर छोटी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स कंपनियां चलती थी, जो आपको को लोकल इकोनॉमी में आटा दाल चावल बेचती थी, वो खत्म हो रही हैं होंगी। बड़े ब्रांड जो एफएमसीजी में मौजूद हैं वो आपके सामने उभर कर आएंगे, क्योंकि वो ये इस बदले हुए डिसरप्शन का, इस अर्थव्यवस्था में जो बदलाव हो रहा है उसे वो एब्जॉर्ब करके आगे आ सकते हैं। फिनेंशियल सर्विसेज ले लीजिए, ट्रैवल ले लीजिए, ट्रैवल में बड़े पैमाने पर कत्लेआम होना है, बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर कंपनियां बंद होंगी ट्रैवल सर्विसेज में, वहां भी एक अधिकार आएंगे। माइनिंग, एयरपोर्ट, ई कॉमर्स,
रियल एस्टेट में कंपनियां बंद होंगी, डूबेंगी, मर्जर होगा, विलय होगा। आपको बहुत तो आज से 1-2 साल बाद, 3 साल बाद भारतीय बाजार में 4 या 5 रियल एस्टेट प्लेयर रह जाएंगे बड़े बाजारों में, जैसे कि मुंबई और नई दिल्ली के बाजार में 5-6 बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां बचेंगी, क्योंकि जितने छोटे डेवलपर थे वो सब अब सर्वाइव नहीं कर सकते हैं इस परिस्थिति में। अब इन सारे क्षेत्रों में नए बड़े पैमाने पर नई मोनोपोलीज उभरेंगी। जो कंपनियां बचेंगी वो अपनी पूंजी की ताकत से और बाजार की ताकत से प्राइसेस तय करेंगी, और जब वो प्राइसेस डिसाइड करेंगी तो कई सारी कंपनियां जो कंपटीशन में सामने उसमें टिक नहीं सकती। मान लीजिए जियो ने अपनी प्राइस की ताकत से भारतीय बाजार में टेलीकॉम के प्राइसेस को एक बार तोड़ दिया तो बाकी कंपनियां सस्टेन नहीं कर पाई, और सस्टेन करने के कारण बाकी कंपनियों को ब्लीड होना पड़ा। और फिर जब जियो ने एक लेवल ले लिया प्राइसेस का, तब उसके बाद जियो ने प्राइसेस बढ़ाने शुरू किया, तब बाकी कंपनियों ने वहां पहुंचना शुरू किया। तो जो लीडर होता है बाजार में, मंदी के समय वो हमेशा इस अवसर की तलाश में रहता है कि मंदी के समय प्रतिस्पर्धा टूटे और वो बाजार का बड़ा हिस्सा ले सके, उस बाजार के बड़े हिस्से को लेकर वो प्राइसेस उसमें डिसाइड कर सके। इसमें जो सबसे बड़ा खतरा सिद्धांत हमारे सामने दिख रहा है वो ये है कि इस कोविड की मंदी में, जिससे पहले नहीं हुआ था, कोविड की मंदी में हमारे बाजार के जो असंख्य छोटे ब्रांड है जो रीजनल मार्केट में चुनौती देते थे बड़े ब्रांड्स को, चाय का लोकल ब्रांड, जूते का लोकल ब्रांड, फर्नीचर का लोकल ब्रांड, बिजली का सामान बनाने वाले लोकल ब्रांड, ग्रोसरी पैक्ड फूड के छोटे छोटे ब्रांड, ये सारे ब्रांड्स इस 3 महीने की मंदी में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। जैसे रेस्टोरेंट होटल एसोसिएशन का कहना है कि साहब 40% रेस्टोरेंट देश में बंद हो जाएंगे, दोबारा कभी खुल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके पास अब सरप्लस नहीं बचा हुआ है। सर एक सेकंड यहीं पे रोकूंगा सर, लेकिन एक जो चीज मुझे रीडिंग जो समझ में आती है कि लॉकडाउन का जो पीरियड था और जो मजदूरों का पलायन था, जिससे फैक्ट्रियों में बहुत दिनों तक काम बंद रहा, तो हम ही लोगों ने शायद एक बार बात की थी कि छोटे छोटे प्लेयर्स ने, कुछ शायद थोड़े ही समय के लिए, लेकिन छोटे छोटे प्लेयर्स ने बाजार संभाला था कुछ दिनों तक। हाँ, लेकिन छोटे प्लेयर्स ने नहीं, वो तो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर थे, सेलर्स थे। हम यहाँ प्रोडक्ट सप्लायर्स की बात कर रहे हैं, सेलर्स की। तो सेलर्स तो रहेंगे। जैसे स्टार्टअप स्पेस में देखिए, नेस्कॉम का कहना है कि भारत के 60% B2C स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास 2 से 2.5 महीने से ज्यादा तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, और इस स्लो डाउन में उन्हें पीछे से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आना। अब जो B2C स्टार्टअप है, यानी जो बिजनेस से कंज्यूमर के बीच में सर्विसेज देने वाले स्टार्टअप्स हैं, जो आपको तरह तरीके की सर्विस देते हैं, फूड से लेकर, ग्रोसरी से लेकर होम सर्विस से लेकर, लॉन्ड्री की सर्विस से लेकर, मेडिकल सर्विस तक, ये सारे सर्विसेज के स्टार्टअप्स बंद हो जाएंगे। तो अब इनमें क्या होगा कि जब ये छटनी होगी और जब ये कंपनियां बंद होंगी, तो इनमें कुछ ही बड़ी कंपनियां हमें सामने उभरती दिखाई देंगी, जो इस बाजार का बड़ा हिस्सा लेंगी। और ये जो छोटों का जाना है, जो छोटों का मरना है, या जो भारत के जो रीजनल मार्केट की जो ब्रांड्स हैं, जो 2 राज्यों में, 3 राज्यों में, 4 राज्यों में, आसपास के बाजारों में बड़े पैमाने पर सेल करते थे और लोगों को रोजगार देते थे, इनका जाना प्रतिस्पर्धा ही नहीं खत्म करता, केवल बड़ी कंपनियों के लिए प्रतिस्पर्धा ही नहीं खत्म करेगा, बल्कि इससे बड़े पैमाने पर रोजगार भी खत्म होंगे। और इसलिए हम बार बार एक कहते हैं कि जब भी प्रतिस्पर्धा कम होती है तो बेकारी बढ़ती है। जैसे जैसे कंपटीशन घटता है मार्केट में बेकारी बढ़ती है। टेलीकॉम सेक्टर देख लीजिए, 2010, 11, 12, 13, 14 तक भारत में जो सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर था वो टेलीकॉम सेक्टर था, क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में इतनी सारी कंपनियां थी। सबसे ज्यादा जॉब 2017 के बाद टेलीकॉम सेक्टर में ही खत्म हुए। 1-1.5 लाख नौकरियां हर साल टेलीकॉम सेक्टर में खत्म हुई। ऐसा नहीं कि टेलीकॉम कंपनियों का रेवेन्यू नहीं बढ़ा, टेलीकॉम कंपनियों के शेयर प्राइसेस नहीं बढ़े। अगर आप 2016 से 2010 की तुलना में भारती के रेवेन्यूज देख लें, 2010 की तुलना में जब जियो आई थी, जियो के बाद उसका 3 साल का रेवेन्यू देख लें, और इन रेवेन्यूज को, उनके मार्केट शेयर को, बाजार में लोगों की टेलीकॉम यूसेज को देख लें, तो इसमें सब में बढ़ोतरी दिखाई देगी, लेकिन टेलीकॉम सेक्टर के जॉब्स में लगातार आपको कमी दिखाई देगी, नौकरियों में लगातार कमी दिखाई देगी। तो उसकी वजह यह है कि जब बाजार 2 कंपनियों, 3 कंपनियों या एक कंपनी के हाथ में सिमट जाता है तो रोजगार की संभावनाएं कम हो जाती हैं। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प विसंगति है जिसे समझना हमारे लिए जरूरी है। बहुत सारे लोग उससे सवाल पूछते हैं सिद्धांत ट्विटर पे, क्या शेयर बाजार में क्या हो रहा है, हम माइनस की ग्रोथ में जा रहे हैं, हमारी ग्रोथ 0 हो रही है, बैंक्स क्राइसिस में। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सब सवाल। उसके बाद भी स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट में लगातार तेजी है। आज ही स्टॉक मार्केट 6 दिन बाद थोड़ा सा करेक्ट हुआ, जब हम आज इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं 4 जून को। गुरुवार के दिन 4 जून को, तब बाजार थोड़ा करेक्ट हुआ है। यह परिस्थिति, जब भी किसी बाजार में एकाधिकार उभरते हैं तो शेयर बाजार हमेशा बढ़ता है। यह समझना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि
भारतीय बाजार में आप ध्यान से अगर आप करीब से देखें तो वो कंपनियां ज्यादा निवेश आकर्षित कर रही हैं जिन्हें बाजार ये समझ रहा है कि अगले 5 साल में ये लीडर हो जाएंगी या ये बाजार का बड़ा हिस्सा कब्जा कर लेंगी। जैसे एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट, दो ही कंपनियां पेंट बाजार में। मक्खन अमूल का ही बिकता है, 69-70% मक्खन अमूल का बिकता। तो हाँ। शेयर बाजार का जो निवेशक है वो उन कंपनियों की तरफ बढ़ रहा है मंदी में, क्योंकि मंदी में लोग ऐसा नहीं है कि पेट्रोल भरवाना बंद कर देंगे या बिजली का बिल पे करना बंद कर देंगे, उनके कंजम्पशन कम हो जाएंगे, उनकी खपत कम हो जाएगी। तो जब हमारी खपत ज्यादा थी, हमारे एस्पिरेशनल एक्सपेंडिचर ज्यादा थे, तो ज्यादा कंपनियां उसका लाभ उठाती थी। अब कम कंपनियां कंपटीशन के खत्म होने के कारण हमारे ज्यादा खर्च का हिस्सा लेंगी। तो इसलिए शेयर बाजार में जो आज आपको तेजी दिखाई दे रही है वो उन सारी कंपनियों में दिखाई दे रही है जो या तो आज अपने अपने सेक्टर्स में बाजार की लीडर है, या उनके पास 25%, 30%, 40%, 50% बाजार का हिस्सा है, या आने वाले समय में अगले 2-3 साल में वो अपने अपने बाजार की लीडर हो जाएंगी, अपने बाजार का बड़ा हिस्सा ले लेंगी। शेयर बाजार में निवेशकों को, हमें जो लोग बाजार को करीब से समझ रहे हैं, उन्हें साफ दिखाई दे रहा है कि किस सेक्टर में कंपटीशन कब खत्म हो जाएगा, किस सेक्टर में कौन सी कंपनी अगले 1 साल 2 साल के अंदर 50%, 60%, 70% हिस्सा लेकर निकलेगी। इसमें आपको एविएशन का एक उदाहरण। यह परिस्थिति हमें कुछ हद तक चिंतित करती है। चिंतित इसलिए करती है क्योंकि भारतीय बाजार के, भारत के उदारीकरण की जो बुनियाद थी वो प्रतिस्पर्धा थी, कंपटीशन थी। और दुनिया का स्वस्थ मुक्त बाजार, ये जो हेल्दी फ्री मार्केट है, उसकी पहली बुनियादी शर्त है सिद्धांत प्रतिस्पर्धा। जितनी अधिक प्रतिस्पर्धा बाजार में होगी, हमें उतने ही अच्छे प्रोडक्ट मिलेंगे, उतनी ही ज्यादा बेहतर कीमतें मिलेंगी और उतना ही ज्यादा बेहतर कस्टमर केयर सर्विस आएगी। अब आप टेलीकॉम को देख लीजिए, आप दिन भर टेलीकॉम के ऊपर अगर आप टेलीकॉम कंपनियों के ट्विटर हैंडल फॉलो करते हो तो सिवा कंप्लेंट के और कुछ नहीं आती, क्योंकि दो कंपनी नहीं आ रहा है, केवल 2 कंपनियां हैं। आप कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ शिकायतें कर सकते हैं। रेलवे क्या करती है, आप केवल शिकायत कर सकते हो, पर कोई कंपटीशन नहीं। तो रेलवे में चलना आपकी मजबूरी है, क्योंकि आप छोड़कर, इस रेलवे को छोड़कर दूसरी रेलवे में नहीं जा सकते। लेकिन कार कंपनियां आपका ध्यान रखती हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर आपने उनकी कार के बारे में कुछ गलत कह दिया तो दूसरी कार आप तत्काल खरीद लोगे, क्योंकि उसी मार्केट में आपको दूसरी कार उपलब्ध है जो 4-5 कस्टमर्स का ध्यान और दूसरी कंपनियों की तरफ ले जाओगे आप। तो जिन मार्केट्स में कंपटीशन है उन मार्केट्स में सर्विसेज अच्छी हैं, जिन मार्केट्स में कंपटीशन है वहां प्रोडक्ट की कॉस्ट कम है। जैसे आप उदाहरण दें, 10 साल पहले कार की बेसिक लेवल की कार में जितनी सुविधाएं आती थी, उतनी ही कीमत में आज बेसिक लेवल की कार में मिलने वाली सुविधाएं कई गुना ज्यादा हो गई। ये वजह ये कि कंपटीशन है, कि बेसिक लेवल की कार थी उसमें कुछ नहीं होता था 10 साल पहले, आज बेसिक लेवल की कार में आपको सारे हाई एंड फीचर्स मिलते हैं। प्राइसेस वही, अगर आप इन्फ्लेशन से जोड़ें, महंगाई से जोड़ें, तो प्राइसेस वही खड़े हुए हैं। तो जिन क्षेत्रों में कंपटीशन होता है उन क्षेत्रों में आपको बेहतर सर्विसेज मिलती है। आज बैंकों में देख लीजिए, बैंकों में कंपटीशन है तो आपको दिखाई देता है कि एक बैंकर आपको 25 बेसिस पॉइंट का बेटर इंटरेस्ट रेट पे कर देता है, कोई आपको किस्त में एक छूट दे देता है। हम उस दौर की कल्पना करें जब भारत में केवल पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करते थे, कोई कंपटीशन नहीं था। तो जहां कंपटीशन है वहां नौकरियां हैं, जहां कंपटीशन है वहां बेहतर सर्विसेज हैं और वहां बेहतर प्रोडक्ट हैं। एक चीज हमें अपने इतिहास से सबक याद रखनी चाहिए। हमें नहीं पता कि आत्मनिर्भर भारत की नीतियों में प्रतिस्पर्धा की क्या जगह होने वाली है। क्या सरकार भारतीय बाजार में नई प्रतिस्पर्धा इंट्रोड्यूस करना चाहती है, या फिर पर्दे के पीछे बैठी हुई कंपनियां आत्मनिर्भरता की कठपुतली को चलाएंगी आने वाले समय तक। समय हमें नहीं पता है कि सरकार इसमें कंपटीशन लाना भी चाहती है सेक्टर्स में, या कंपटीशन को धीरे धीरे भारत में कंपटीशन खत्म होते होते मोनोपोलीज की तरफ ले जाना चाहती है। लेकिन हमारे सामने 2 बहुत ताजे उदाहरण हैं जिन्हें हमें याद रखना चाहिए इतिहास में। 1990 के बाद भारत जैसे ही दुनिया के 2 देशों ने और अपनी मार्केट को लिबरलाइज किया था। 2 देश थे दुनिया के, एक इजिप्ट था और एक मैक्सिको था। इन दोनों देशों ने 90-91 के आसपास अपने बाजार का उदारीकरण किया था, जैसे हमने 90-91 के बाद बाजार का उदारीकरण किया था। पहले वहां भी पब्लिक सेक्टर हावी था, वहां भी सरकारीकरण था पूरी अर्थव्यवस्था का। इन 2 देशों ने अपने आप का उदारीकरण किया और उतने ही धूमधाम से हुआ था जितने धूमधाम से हमारे हुआ था। उसके तक थोड़े समय के बाद, 1 दशक के भीतर, इजिप्ट में भी एक संकट आया और मैक्सिको में भी एक इकोनॉमिक क्राइसिस आई। इजिप्ट में एक फॉरेन एक्सचेंज का क्राइसिस पैदा हुआ और मैक्सिको में फेमस क्राइसिस हुई जिसको टकीला क्राइसिस कहते हैं, हिस्ट्री आती है। इन दोनों क्राइसिस में क्या हुआ कि जो वहां का फ्री मार्केट था ना सिद्धांत, उसकी जान निकल गई।
कुछ ऐसी कंपनियां थी जो वहां के पावर सत्ता तंत्र के करीब की कंपनियां थी, जिनको हम क्रोनी कैपिटलिस्ट कहते हैं, क्रोनी कंपनीज कहते हैं। उन्होंने सफाई के साथ इस संकट का फायदा उठाकर बाजार में जो भी अवसर थे उन पर कब्जा कर लिया, और धीमे धीमे वो कंपनियां बाजार के जो प्रमुख क्षेत्र थे, जो प्रमुख उद्योग थे, उनमें बड़ा बाजार हिस्सा लेकर मोनोपोली या कार्टेल बनाकर आगे निकल गई। और बाकी जो मार्केट ग्रो करने वाला था, जो नए प्लेयर आने वाले थे, जिनके लिए अवसर थे बनने थे, उन अवसरों को रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि लिबरलाइजेशन के इतने साल बाद, 25-26 साल बाद, इजिप्ट भी गरीब है और मैक्सिको भी गरीब है। वहां बाजार के उदारीकरण का कोई बड़ा फायदा उस आबादी को नहीं मिला जिस आबादी के लिए उदारीकरण किया गया था। भारत में ऐसा संकट आने में लंबा समय लग गया। भारत में जैसा संकट इजिप्ट या मैक्सिको में आया था, वैसा संकट नहीं आया सौभाग्य से उदारीकरण के बाद। हम पहली बार ऐसे संकट में हैं जहां हमारी आर्थिक विकास दर पिछले 25 साल में माइनस होने जा रही है, शून्य से नीचे जाने वाली है। जहां हम ऐसी परिस्थिति में हैं जहां हमें अगले 2 साल तक, 3 साल तक 6-7% की विकास दर के लिए तरसना पड़ जाएगा। दहाई की ग्रोथ रेट तो हमारे लिए इस दशक के अंत तक अगर आ पाए तो आ पाए, नहीं तो भी बहुत बड़ी बात है। तो बहुत बड़ी बात है, जिसकी बात हम 2015-16 में करते थे कि भारत 10% की विकास दर और 9% की विकास दर का देश है, वो नहीं आएगी। हम जहां खड़े हैं वहां हमारे लिए 5%, 6% की विकास दर, और अगर महंगाई मिला लें तो 6-7% की महंगाई के साथ 7-8-9% की विकास दर हमारा फिलहाल भविष्य दिखती है। इस भविष्य में जब लोगों की खपत भी कम होगी, कमाई भी कम होगी, बचत भी कम होगी, तब ऐसी परिस्थिति में हमें अपने बाजार की जो प्रतिस्पर्धा है उसकी रक्षा कैसे करनी होगी। और संकट के बीच में भी अगर देश की सरकारें सतर्क हों, देश के कानून सतर्क हों, देश के नियामक सतर्क हों, तो वो संकट के बीच भी बाजार का जो प्राण है, बाजार का प्राण है प्रतिस्पर्धा, उसे बचा लेते हैं। इसका उदाहरण भी हमारे पास उपलब्ध है। इसका उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट है अपने आप में। माइक्रोसॉफ्ट और बिल गेट्स जो है वो अमेरिका के गौरव हैं। अमेरिका की इंडस्ट्री का गौरव है, क्योंकि पूरी दुनिया को कंप्यूटर की पूरी क्रांति देने वाले और डेस्कटॉप कंप्यूटर की क्रांति देने वाली कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, और बिल गेट्स पर अमेरिका गर्व करता है। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ठीक जो .com बबल बस्ट होने का टाइम था 2005-6 के दौरान, उस दौरान माइक्रोसॉफ्ट को अमेरिकन रेगुलेटर्स ने बाजार में मोनोपोली करते पकड़ा था। और वो दौर था जब माइक्रोसॉफ्ट अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बेचती थी और उसके साथ उसने इंटरनेट सर्च इंजन या ब्राउजर उसके साथ लगाया था, जिसको एक्सप्लोरर कहते थे। और इस पर अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा मुकदमा चला, और उस मुकदमे में अमेरिका के रेगुलेटर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को इस बात का दोषी पाया कि वो 2 प्रोडक्ट्स को एक साथ बेच रही है। जिस समय माइक्रोसॉफ्ट ने वो इंटरनेट का ब्राउजर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ लगाया था, उस दौरान डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज का हिस्सा 92% था। पर माइक्रोसॉफ्ट को उस एकाधिकार का दोषी पाया गया, बाजार को मोनोपोलाइज करने का दोषी पाया गया, और राइट इन द मिडिल ऑफ .com बबल अमेरिकन रेगुलेटर्स ने माइक्रोसॉफ्ट को यह बाध्य किया कि नहीं, वो केवल ऑपरेटिंग सिस्टम बेचेगी, ब्राउजर नहीं बेचेगी, ब्राउजर पे कि उसकी कोई मोनोपोली नहीं होगी। और उसके बाद हमने दुनिया में ब्राउजर बाजार में जो क्रोम और बहुत सारे नए ब्राउजर आते थे, ये सारे कंपटीशन उसमें बनते हुए देखे। और इसी मामले में माइक्रोसॉफ्ट ने बाद में यूरोप में बड़ा जुर्माना भी चुकाया, क्योंकि यूरोप के रेगुलेटर्स ने माइक्रोसॉफ्ट से कहा था कि आपने हमारे बाजार को, हमारे डेस्कटॉप पब्लिशिंग बाजार को ब्राउजर मोनोपोली के साथ कैप्चर करने की कोशिश की है। तो एक चीज हमारे लिए समझना जरूरी है सिद्धांत यहां, और कोविड से बाहर निकलते हुए, कि 2 चीजें हमारी आर्थिक आजादियों की बुनियादी दुश्मन हैं। एक बड़ी सरकार और एक कंपनियों का एकाधिकार। जहां भारी भरकम सरकार है और जहां बाजार पर कंपनियों का एकाधिकार है, वो हमारी आर्थिक आजादियों के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि दोनों तरह से हम आर्थिक आजादियों से समझौता करने के लिए बाध्य होते हैं। प्रतिस्पर्धा ही वो जीवनी शक्ति है जिसके आधार पर बाजार चलता है। अगर आप मुक्त बाजार में हैं तो कंपटीशन उसकी जान है। इसी के जरिए हम बेहतर रोजगार आगे ला सकते हैं, इसी के जरिए हम बेहतर प्रोडक्ट ला सकते हैं। इस समय जबकि भारत को बड़े पैमाने पर बेकारी कम करने के लिए नया निवेश चाहिए, बड़े पैमाने पर नए रोजगार के अवसर चाहिए, कारोबार के नए अवसर चाहिए, तो सरकार को यह ध्यान रखना होगा कि आत्मनिर्भर मिशन पर कुछ बड़ी कंपनियां, कुछ बड़े उद्योगपति या कुछ बड़े लोग कब्जा ना कर लें, और जिसका रिस्क हमें दिखाई पड़ रहा है सामने। इससे बेहतर है कि सरकार नीतिगत रूप से ऐसी कोशिश करे जिससे कि बाजार में कंपटीशन आए। जैसे हमने देखा
भारत एक छोटा सा भारत के मोबाइल बाजार में विदेशी कंपनियों को लेकर आए, उन्होंने हमारे बाजार पे को अधिग्रहण कर लिया। चाइनीज कंपनीज के ब्रांड भारत के पूरे बाजार पे मोबाइल बाजार को उन्होंने एकाधिकार में ले लिया। इससे पहले जो कंपनियां थी वो सब बाजार से बाहर चली गई, भारतीय कंपनियां भी जो ब्रांड थे वो भी सब बाहर चले गए। तो जो भी कंपनी बाजार में आती है वो हमेशा बाजार पर एकाधिकार करने की कोशिश करती है। स्वाभाविक सी बात है, सरकारों को यहाँ पर ऐसे रेगुलेशंस के जरिए, ऐसी शर्तों के जरिए, ऐसी व्यवस्था के जरिए इंटरवीन करना चाहिए जिससे ये प्रतिस्पर्धा बची रह सके, ये उसकी जीवनी शक्ति बची रह सके। क्योंकि मंदी और बेकारी से जंग में अगर हम प्रतिस्पर्धा भी खो बैठे, अगर मार्केट का कंपटीशन भी चला गया, तो फिर हम मैक्सिको और इजिप्ट जैसी स्थिति में होंगे जहां बाजार तो बहुत बड़ा होगा लेकिन हम सिर्फ दो टेलीकॉम कंपनियों के, एक एविएशन कंपनी के, एक मक्खन बनाने वाली कंपनी के, एक नूडल्स बनाने वाली कंपनी के, एक दो जूता कंपनियों के, इनके मोहताज हो जाएंगे। और इससे जो ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन स्तर में, अपनी सुविधाओं में, अपनी तकनीक में, वो रुक जाएगी। अवसरों का अपहरण सबसे बड़ा खतरा है मंदी का, और भारत उस खतरे के बिल्कुल करीब खड़ा हुआ है। हाँ, भारत उस खतरे करीब है। और बिल गेट्स वाले उदाहरण से मैं एक रिसेंट एग्जांपल लूंगा, क्योंकि हमारे पास कोई लीगल बैक्ड एविडेंस नहीं है, कोई कानूनी रूप से कोई समर्थित एविडेंस नहीं है, तो पता नहीं नाम लेना सही होगा या नहीं, लेकिन ये कई सारे दोस्तों ने कहा है कि जब आप भारत में हालिया दिनों में जब आप एक ड्यूल सिम फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसमें जब एक खास कंपनी का सिम, जो कुछ ही दिनों पहले लॉन्च हुई वो कंपनी, उस खास कंपनी के जब सिम इस्तेमाल करते हैं और दूसरे स्लॉट में कोई दूसरी कंपनी का सिम चलाते हैं, तो नई वाली कंपनी पुराने वाले सिम से आपका इंटरनेट नहीं चलने देती है। हाँ, और ये सब तरीके आपको दिखाई देंगे, क्योंकि देखिए मोनोपोलीज जो है ना, वो बाजार का स्वभाव है। कोई भी कंपनी क्यों नहीं चाहेगी कि बाजार का 60-70% हिस्सा उसके हाथ में रहे और उसके बाद वो राजा है। इसलिए, और हम इस पे एक बार पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारत में जो मोनोपोली वाली कंपनियां है ना सिद्धांत, वो सबसे कम रिटर्न भी देती हैं। जिन कंपनियों के पास, अगर स्टॉक मार्केट में भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आप ग्लोबल कंपनियों को देखें जिनका बाजार में 15-14%, 13% हिस्सा है, उन कंपनियों ने अपने निवेशकों को जितना रिटर्न दिया है, भारत की कंपनियों का उस मामले में रिटर्न उससे काफी कम है। तो हमारी कंपनियां बाजार में बड़ा हिस्सा रखती हैं, प्रोडक्ट के इनोवेशन में पीछे रहती हैं, ग्राहकों की सेवाओं में तब तक बेहतर नहीं होती जब तक उनके सामने नया कंपटीशन आकर ना खड़ा हो जाए। जब जियो का कंपटीशन आया तब एयरटेल को याद आया कि हमको अपना नेटवर्क ठीक करना है, कॉल ड्रॉप्स में निपटना, नहीं तो हमारे कस्टमर्स भाग के चले जाएंगे, नहीं तो एयरटेल और वोडाफोन आपको कैसी सर्विस दे रहे थे। वरना 250 रुपए में 1 GB मिल रहा था और आते ही प्राइस का कंपटीशन शुरू हुआ। हाँ, तो ये इसके हमारे पास अच्छे और बुरे, खट्टे और मीठे दोनों तरीके के तजुर्बे मौजूद हैं। और खतरा यह है कि मंदी जो है वो हमें सीमित कंपनियों के हवाले कर देगी, जिसमें हमारे खर्चे का, हमारे मंथली खर्चे का पता चला 90%, 80% हिस्सा 10-12 कंपनियों के पास जाने लगा। इसे रोकने के लिए सरकार को आत्मनिर्भर भारत अभियान को प्रतिस्पर्धात्मक आत्मनिर्भर भारत, कॉम्पिटिटिव इंडिया की तरफ ले जाना होगा, जहां फुल स्केल कंपटीशन हो सिद्धांत हर सेक्टर में। जब तक प्रतिस्पर्धा नहीं हो। हाँ, लेकिन सर वहां वही मेरा सवाल है कि जो हम लोग काफी कोविड लॉकडाउन से हिट है, इकोनॉमी काफी हिट है, इकोनॉमी मतलब विपन्न है थोड़ी संसाधनों से इस समय, और जो जहां से आ रहा है उसको उसका पूरा नियमों कानून के साथ स्वागत करना चाहिए। तो ऐसे में हम कहां से प्रतिस्पर्धा बनाएंगे, ये कंपटीशन कहां से जनरेट करेंगे? हमने प्री कोविड वर्ल्ड में भी नहीं जनरेट किया। एजीआर ड्यूज में एक कंपनी को साफ फायदा मिलता दिख रहा था हमें उस समय। अब हम कैसे करेंगे जब इतने क्राइसिस में हैं? देखिए, प्री कोविड वर्ल्ड में नहीं किया तो तब चल गया था, क्योंकि तब बाजार में डिमांड थी, कंपनियां सरवाइव कर रही थी। मान लीजिए अगर एक कंपनी के पास 40% बाजार का हिस्सा था, दूसरे के पास 10 या 20% था, तब भी वो रिटर्न लेके आ रही थी। लेकिन 40% वाले के बिजनेस में तो 20% का नुकसान हुआ, और जिसका 10% का हिस्सा था उसका बिजनेस तो जीरो हो गया मार्केट में। तो 10% वाली तो वाइप आउट हो गई। तो 10% वाला जो जितने मार्केट को कैटर करता था सिद्धांत, वो मार्केट तो 40% वाले के पास चला जाएगा। तो अब ऐसी परिस्थिति में पॉलिसी लेवल पर ऐसे इनिशिएटिव होने चाहिए कि हर सेक्टर में मिनिमम कितनी कंपनियां होंगी, जो इंपॉर्टेंट सेक्टर है उसमें कोई भी कंपनी अगर बाजार का हिस्सा एक निर्धारित लेवल से ज्यादा ले जाती है तो वहां पर कंपटीशन इंट्रोड्यूस किया जाएगा। टेलीकॉम सेक्टर का पुराना उदाहरण है। टेलीकॉम सेक्टर में जब प्राइवेटाइजेशन किया गया था तो कहा गया था कि हर सर्किल में 3 ऑपरेटर होंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। तो हम सरकार को सोचना पड़ेगा, जब आप ये पॉलिसी लेवल पर इंश्योर करेंगे कि भारत में
ई कॉमर्स बाजार में 3 या 4 कंपनियां होनी चाहिए और किसी कंपनी के पास अगर 40% से ज्यादा बाजार हिस्सा जाता है तो हमें दूसरा कंपटीशन लाना पड़ेगा। जब हम इंश्योर करेंगे, बैंकिंग में एक ही बैंक थे ना, फिर इतने सारे बैंक आए, कंपटीशन हुआ। इंश्योरेंस में लिमिटेड कंपनियां थी, आज इंश्योरेंस में कंपटीशन हुआ। तो यही सबसे अच्छा मौका है जब भारतीय बाजार में अवसर है नई कंपनियों के आने का। पर कोई भी कंपनी, मैं उदाहरण नहीं लूंगा, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है भारत में जिस प्रोडक्ट में एक कंपनी की पिछले 20 साल से मोनोपोली है और वो उसका 90% प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है और कोई दूसरा प्रोडक्ट उस मार्केट में है ही नहीं। और वो प्रोडक्ट उस कंपनी के, उस कंज्यूमर कंपनी के टोटल टर्नओवर में सबसे बड़ा हिस्सा रखता है। तो क्यों हमने वहां दूसरे प्रोडक्ट को आने की इजाजत नहीं दी? यह हमें सोचना पड़ेगा कि क्या हम, अगर हम बाजार को बड़ा नहीं करेंगे तो जब ये नीति बनाई जाएगी, जब ये नियम बनाया जाएगा कि नहीं हर सेक्टर में 3 या 4 ऑपरेटर चाहिए, उनके बीच में पर्याप्त प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, तो इसका सीधा लाभ हमें नए निवेश के तौर पर भी मिलेगा और नए रोजगार के तौर पर भी मिलेगा। चलिए सर, पिछले अंक पे एक सवाल कई बार घूम फिर के आया है और किशन राय हैं, उन्होंने थोड़ी प्रमुखता से पूछा है, इसलिए कह रहे हैं कि इंडियन बैंक्स यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स जो हैं उसको इंडियन बैंक्स क्यों नहीं फंड कर रहे हैं? मतलब बहुत अधिक होगा, उनका कहना है कि बहुत होगा, लोन डिफॉल्टर आएंगे, एनपीए होंगे लोन, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो भी ये रिस्क देखकर ही फंडिंग कर रहे हैं। जो पिछले अंक में हमने जो फॉरेन फंडिंग, चाइनीज फंडिंग की बात की थी, तो उसके तहत ये क्वेश्चन है। हाँ, इस सवाल पर हमने पिछली बार इशारा भी किया था अपने कॉलम में, इसे हम और स्पष्ट कर देते हैं। स्टार्टअप फंडिंग जो है वो नॉर्मल डेट फंडिंग से या जो लोन फंडिंग से बिल्कुल अलग होती है। स्टार्टअप फंडिंग का तरीका यह है कि कोई कंपनी या कोई इन्वेस्टर या कोई एंजल इन्वेस्टर या कोई वेंचर कैपिटल फंड एक स्टार्टअप में पैसा लगाता है, जानते हुए कि उसको घाटा हो रहा है, उसमें हिस्सेदारी लेता है और उस बिजनेस मॉडल के सक्सेस होने की प्रतीक्षा करता है। इसमें फेलियर रेट 50%, 40%, 60% तक होता है, लेकिन अगर सक्सेस, एक भी स्टार्टअप सक्सेस हो जाता है तो वो सारे का नुकसान कवर कर देता है। तो जितने भी स्टार्टअप इन्वेस्टर हैं, जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं या जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वो कई स्टार्टअप्स में अलग अलग पैसा लगाते हैं, उसमें से 2-3 स्टार्टअप्स अच्छा परफॉर्म करते हैं जिससे उनको रिटर्न आ जाता है। ये स्टार्टअप फंडिंग का तरीका है। भारतीय बैंकर्स इसलिए स्टार्टअप में पैसा नहीं लगा सकते क्योंकि उन्हें सर्टेन मार्जिन इंश्योर करने होते हैं बैंकिंग के जबान में, जिन्हें हम डिफरेंट मार्जिन कहते हैं। अगर बैंक आपसे को 4% का ब्याज दर दे रहा है आपकी बचत पर, तो उसे आगे 6% पर लोन देना है ताकि वो आपको 4% का ब्याज दे सके, अपने खर्चे निकाल सके, तनख्वाहें दे सके, बिजली का बिल चुका सके, किराया बैंक का चुका सके और बचे हुए पैसे को रिजर्व में भी रख सके कि कल कोई नुकसान हो तो उसे बचा सके। तो बैंक्स का जो बिजनेस मॉडल है वो उनकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से रिटर्न ऑफ कैपिटल के बीच में रहता है, जबकि जो स्टार्टअप इन्वेस्टर या इन्वेस्टर्स हैं वो अपने सरप्लस वेल्थ का इस्तेमाल करते हैं या वो दुनिया के बाजारों से बहुत सस्ती पूंजी लेकर आते हैं जो 0% पर, आधा % पर है। जैसे अभी हमने देखा कि कोविड के दौरान अमेरिका में प्रैक्टिकली इंटरेस्ट रेट 0% हो गया, जापान में 0% इंटरेस्ट रेट हो गया, ऑलमोस्ट फ्री क्रेडिट मिलने लगा। तो वो जो फ्री क्रेडिट लेकर आते हैं या अपने वेल्थ से पैसा निकालते हैं, अपनी कमाई से एक अलग पैसा निकालते हैं और वो इन्वेस्टर्स जब स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसका रिस्क लेने की क्षमता रखते हैं और अगर वो डूब भी जाता है तो उसका नुकसान नहीं होता। लेकिन यहां अगर बैंक किसी स्टार्टअप में पैसा लगाए और स्टार्टअप का वो एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए, जिसके होने का रिस्क बहुत ज्यादा होता है, 50 से 40%, 60% तक स्टार्टअप फेल होते हैं, तो वो नुकसान बैंक के एनपीए के तौर पर आएगा, वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होगा। तो इसलिए बैंक्स उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। भारत में हमने स्टार्टअप्स की जितनी फंडिंग देखी है सिद्धांत, वो सब हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की है। टाटाज कुछ स्टार्टअप फंड करते हैं, इंडिया के और सुपर रिच जो लोग हैं वो कुछ स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं। हम देखते हैं कि टाटाज ने 2-3 स्टार्टअप्स में पैसा लगाया। तो इसलिए जब तक हमारे पास सस्ती कैपिटल नहीं होगी, चीप कैपिटल नहीं होगी या हमारे पास रिच नहीं होंगे जो पैसा लगा सके, हम तो इस पर अर्थात एक पूरा कार्यक्रम कर चुके हैं कि भारत में पिछले 3 कितने सुपर रिचेस यहां से बाहर निकल जाने दिए, भगा ही दिए, छोड़कर सुपर रिच चले गए। तो पूरी दुनिया में स्टार्टअप की फंडिंग बैंक्स नहीं कर रहे हैं, स्टार्टअप की फंडिंग एक्चुअली इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कर रहे हैं, जिनको हम एंजल इन्वेस्टर कहते हैं, या फिर ऐसी कंपनियां कर रही हैं जिनके पास ह्यूज सरप्लस फंड है, जैसे गूगल है, जैसे टेंसेंट है, जैसे अलीबाबा है, जैसे बाइट डांस है, जिनकी चर्चा हमने पिछले दिनों में की थी। इन कंपनियों के पास दुनिया के बाजार में खूब पैसा है, इनके पास सरप्लस फंड्स हैं और ये नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए और अपनी कंपनी के फ्यूचर बिजनेस को आगे ले जाने के लिए ऐसे इनिशिएटिव्स में इन्वेस्ट करते हैं। चलिए, ये रहा किशन राय जी और बाकी लोग, आप लोगों के सवाल का जवाब, और ये रहा हमारा आज का, इस हफ्ते का अर्थात। कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को जरूर लाइक कीजिएगा। हमारा ऐप है गूगल के प्ले स्टोर पे, दी लल्लन टॉप ऐप डाउनलोड कीजिए,
सारे वीडियो, किस्से, कहानियां, खबरें और अर्थात सब कुछ सबसे पहले ऐप से आप तक पहुंच जाएगा। साथ में है फ्रेम में अंशुमान तिवारी। आप सभी लोगों का शुक्रिया।